Hello everyone. So, in this sessions, I'm going to teach you, I'm going to make you perfect in the TTC DSET biology. It's like a crash course, and in this, we are going to see the important points, important topics of class 8, class 9, and class 10. You all can call me Miss She, and in 8th class of biology, there are nearly 18 important topics which need to be studied. So I what I'll do is in one session I will teach 3 to 4 important topics. By this we can easily complete, and the exam is on May 25. So no, really there are no more available days left for us. So I will start the sessions from today. So you can see that I have prepared all this, and so first, in this biology, our first topic of 8th class is what is science. So what I'll do is I'll teach this in English, and I use the Hindi word so that you people can easily understand. So our first topic. So our first topic of 8th class is what is science. Okay, what is science? If you have actually this isn't enough for the exam TTC DSET examination. You must be aware of all the topics, but what I'm doing is I'm just telling the important points so that कि अगर आप लोग ज़्यादा भी कुछ नहीं पढ़े, ये points पढ़ लिए, तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो पढ़ना है. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ साइंस. तो आप लोगों को याद होगा कि 8th क्लास में हम लोग का साइंस का फर्स्ट लेसन, हम लोग को लेसन था व्हाट इज़ साइंस वाला. तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग के पास. तो उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले हम इसमें है पॉइंट्स रीड कर लेते हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे ताकि आसानी से समझ आ सके. तो व्हाट इज़ साइंस में हमें बताया गया है साइंस क्यों ज़रूरी है, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कैसा करते हैं. तो ये साइंस इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नॉलेज है. ये पूरा एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होता है. ये पूरा क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है. और साइंटिस्ट का मेन गोल क्या है कि वो नेचर को एक्सप्लेन करे इन अ बेटर वे वो नेचर को एक्सप्लेन करे हमें, और वो खुद नेचर को बेटर वे से समझे. तो ये वर्ड जो साइंस है ये कहाँ से आया, ये लैटिन वर्ड में आया. लैटिन क्या है, एक डेड लैंग्वेज है. डेड लैंग्वेज का मतलब कि इसमें और कोई न्यू वर्ड्स ऐड नहीं हो सकते. तो सारे साइंस के जो वर्ड्स होंगे, इनफैक्ट जो दूसरे भी वर्ड्स है, जो नेमिंग होती है साइंटिफिक नेमिंग, वो भी लैटिन से ही डिराइव्ड होती है. तो ये लैटिन से वर्ड है. हमारा साइंस क्या है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन. और साइंस का मतलब क्या है, नॉलेज है. साइंस का मतलब क्या है, नॉलेज है. टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना साइंटिस्ट यूज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. जो भी नेचर में फिनोमिनास, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब साइंटिस्ट कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले वो ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाद में कंक्लूजन पर आएंगे. तो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट्स फॉर ऑल्सो देयर इंडिविजुअल परस्पेक्टिव, सोसाइटल परस्पेक्टिव एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, वो लोग इंडिविजुअल परस्पेक्टिव खुद के लिए, सोसाइटी परस्पेक्टिव सोसाइटी के लिए भी करते हैं, और नेचर को अच्छे तरीके से समझने के लिए भी वो लोग क्या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. तो इन द वर्ड्स ऑफ कार्ल पॉपर, साइंस इज द हिस्ट्री ऑफ करेक्टेड मिस्टेक्स. तो कार्ल पॉपर के हिसाब से क्या है, according to him, in his point of view, what is science is the history of corrected mistakes. अब देखो साइंस में इतने सारे स्टोरीज है, इतने सारे पोस्टुलेट्स हैं. तो कुछ के सही है और कुछ के गलत. जो गलत थे उसको बाद में एक्सपेरिमेंटेशन से, बाद में और ऑब्जर्वेशन से उसको मॉडिफाई किया गया, कुछ को कैंसिल किया गया. तो इसीलिए कार्ल पॉपर ने क्या कहा, उसने कहा कि साइंस इज़ द हिस्ट्री ऑफ करेक्टेड मिस्टेक्स. ओके. To solve or to answer a question or a problem, scientists follow organized ways.
कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से जाते हैं, है ना। तो उसी वे को हम क्या बोलते हैं, उसी वे को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड्स। सो साइंटिस्ट यूज वेरियस प्रोसेस स्किल्स टू फाइंड एन आंसर टू अ क्वेश्चन और डू एन एक्सपेरिमेंट। ये लोग बहुत सारे स्किल्स का भी यूज़ करते हैं कि एक क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स रीडिंग इज इंपॉर्टेंट एवरीवेयर फॉर साइंटिस्ट टू फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट अ टॉपिक दे आर इन्वेस्टिगेटिंग। साइंस ऑब्जर्व डिफरेंट टॉपिक्स इन नेचर। साइंस क्या ऑब्जर्व करता, इट ऑब्जर्व डिफरेंट टॉपिक्स इन नेचर। तो हम यहाँ पर साइड में ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लेंगे, तो हमें क्या होगा, आसानी होगी। सो साइंस क्या है, एक मिनट, हम यहाँ से देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। आप भी अगर देखते देखते अगर बनाएंगे तो आपको भी ये जल्दी याद रहेगा और याद करने में उतनी मुश्किल नहीं होगी, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। तो साइंस क्या है, इट्स दी ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ नॉलेज। इट्स दी स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज। एंड हम इसको बोल सकते हैं कि साइंस में साइंस एक्चुअली एक्सप्लेन्स द नेचर। It actually explains the nature. And what again it does? So the main important thing again here is कि साइंस कहाँ से डिराइव हुआ, यह भी हम पढ़ चुके हैं। साइंस कहाँ से डिराइव हुआ, साइंस, दिस वर्ड साइंस इज एक्चुअली, it is actually derived, it's actually derived from the Latin word. कौन सा वर्ड, लैटिन वर्ड। लैटिन कौन सी है, एक लैंग्वेज है, जिस तरह तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश इस तरह से लैंग्वेजेस होती हैं, लैटिन भी एक लैंग्वेज है। एंड इट्स द डेड लैंग्वेज। मतलब इसमें क्यों, मतलब डेड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इसमें न्यू वर्ड्स और ऐड नहीं हो सकते हैं। सो लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड। एंड दिस साइंस इज एक्चुअली मीन्स, this actually means knowledge. Okay, what does this mean? It means knowledge. Sorry, actually I'm बहुत ज़्यादा zoom और zoom out, zoom in and zoom out कर रहे हैं, sorry for that. So it's actually Latin word which means knowledge. अगर आप इतना भी important points देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो कार्ल पॉपर का जो है ना, कार्ल पॉपर का जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू में साइंस क्या है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो आपको ये सब पता ही होगा ना, नेचुरल फिनोमिना, इसमें ऑब्जर्वेशन आते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन आती हैं, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं, खुद के लिए भी करते हैं, सोसाइटी के लिए भी करते हैं, और एक आंसर तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट साइंटिफिक मेथड्स फॉलो करते हैं, एक रीडिंग करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उन्हें प्रोसेस स्किल्स की ज़रूरत होती है, और साइंस ऑब्जर्व क्या करती है, टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक्स इन नेचर को ऑब्जर्व करती है। तो बस ये वाला एक लिख लेते हैं कि कार्ल पॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू में साइंस क्या है। अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर, व्हाट इज साइंस? साइंस इज द हिस्ट्री, science is the history of corrected mistakes। मतलब जो पहले हम फर्स्ट से एक चीज़ होती है, फर्स्ट से एक बॉडी में एक पाथ्स फॉलो होता है। पहले हम लोग इस तरह मानते थे कि शायद ये इस वजह से होता होगा, तो इस तरह माना जाता था। लेकिन साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन करके और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके पता चला कि ये नहीं, ये दूसरी वजह से होता है, तो हमने एक मिस्टेक को करेक्ट किया। इसीलिए कार्ल पॉपर ने क्या कहा, कार्ल पॉपर ने कहा कि साइंस क्या है, इट्स द हिस्ट्री ऑफ करेक्टेड मिस्टेक्स। तो अब आपको इतना सारा तो हम लोगों ने 8th क्लास का एक टॉपिक बड़े अच्छे से याद कर लिया है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस के लिए हम एक अलग सेशन रखते हैं। और नेक्स्ट इज सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो भी 8th क्लास का ही है। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे, इसमें भी हम सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे।
सो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स दिस आर ऑल मेड ऑफ सेल्स। ये हमें पता है, जो छोटे से छोटा एनिमल ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा जैसे एलिफेंट ही क्यों ना हो, ये सारे सेल से बने हुए हैं। दैट मीन्स इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट लाइफ विद अ सिंगल सेल। सो सेल क्या है? फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट इज सेल? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो एंड ये पता है हमें क्यों फॉर स्ट्रक्चरल फंक्शन, क्योंकि वही तो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? सेल है। और जो बेसिक फंक्शन होता है वो कौन परफॉर्म करता है? सेल। उससे और कोई भी छोटी चीज़ ऐसी नहीं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन को परफॉर्म करती है। So next is Antony van Leeuwenhoek was the first person to see living bodies like bacteria, red blood cells under microscope. Living cells सबसे पहले एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने देखा है। रॉबर्ट हुक observed bark of oak tree and discovered empty box-like structures and he called them as the cell. Cells of cork or dead cells, हाँ, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को देखा, ठीक है। और लिविंग सेल्स को किसने देखा? एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने देखा। इन प्लांट सेल में मेन पार्ट्स क्या है? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। एनिमल सेल में क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है। दिस इज दी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो कि एनिमल सेल में सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। आउटर लेयर हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्लांट सेल शो अ डेफिनेट शेप। और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती तो ये लोग, इनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल के पास सेल वॉल होने की वजह से डेफिनेट शेप होता है। सेल वॉल क्या करती है? इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल। सेल वॉल गिव्स रिजिडिटी मतलब लाइक एक हम लोग हिंदी में जैसे रिजिडिटी को क्या बोलते हैं? मतलब सेल बर्स्ट नहीं होता, बर्स्ट होने से रुक जाता है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ द सेल वॉल। ओके, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल। ये सबसे बाहर का लेयर है। सेंटर ऑफ सेल में या फिर इन द सेल राउंड बॉडी इज प्रेजेंट, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। हमें ये भी पता है न्यूक्लियस के उसके कैरेक्टरिस्टिक पे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स भी डिवाइडेड हैं, विच विल टॉक अबाउट इट। एंड रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? उसी न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। साइटोप्लाज्म में क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन सेल। इट्स अ हेटेरोजेनस मटेरियल, ठीक है। द सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरीज इन देयर शेप, साइज एंड नंबर। सारे सेल्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, वो डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेस। तो अभी हमने पहले भी देखा कि सेल क्या है? बेसिक और इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो उसके वो क्यों बोला हमने? इसी वजह से बोला क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, एक सिंगल सेल जो भी होती है, एक सिंगल सेल, इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेस। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वैरायटी ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, ठीक है। The size of an organism, it depends on the number of the cells and not on the size of the cell. This is very much important कि हमारी जो साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म है ना, वो सेल के नंबर पर डिपेंड करती है, सेल के साइज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ये किसका सेल है? दिस सेल इज एनिमल सेल, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई सेल वॉल नहीं दिख रही है। ये तो बस एवी में मैंने लगा दिया। एंड ये कौन सा है? प्लांट का या फिर एनिमल का? दिस इज द प्लांट सेल, क्योंकि हमें यहाँ पर सेल वॉल देखने को मिल रहा है और ये इसको एक शेप दे रहा है, ठीक है। ये तो रॉबर्ट हुक ने जब देखा, ओके मैं बताऊंगी, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया इसमें। ओके फाइन, लेट मी टेक सम डार्क कलर। सो जो छोटे से छोटा भी एनिमल है, it starts the life with cell. So cell is the function structural क्यों? क्योंकि यही तो स्ट्रक्चर बनाता है बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म का, छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म का। तो इसलिए हमने क्या बोला? सेल क्या है? स्ट्रक्चरल है। structural is the structural and as well as फंक्शनल मतलब ये अकेला कैपेबल है सारे लिविंग फंक्शंस को परफॉर्म करने का। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यूनिट्स, ठीक है।
तो सबसे पहले अब बात आती है सेल को किसने देखा, कैसे देखा उसकी। तो सबसे पहले सेल को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। उसने क्या देखा? रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने ना डेड सेल्स को देखा। डेड सेल्स ऑफ कॉर्क। कॉर्क यानी जो स्टेम के ऊपर कॉर्क नहीं होता, कॉर्क जो डेड सेल होता है, एक्चुअली वो डेड सेल होता है। जो कॉर्क, जो स्टेम एक जैसे जायंट ट्रीज के ऊपर जो नहीं होता कॉर्क, वो होता है कॉर्क। एंड एक्चुअली दीज आर दी डेड सेल्स। तो रॉबर्ट हुक ने जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा, एक्चुअली वो डेड सेल देख रहा था, उसने देखा कि सेल्स किस तरह अरेंज्ड है। सेल्स एक रूम्स की तरह अरेंज्ड है, इस तरह। सॉरी, इट्स एक्चुअली नॉट गुड। इस तरह रूम्स की तरह अरेंज्ड है। इस तरह से अरेंज्ड है रूम्स की तरह। और इसको क्या लगा? लिटिल रूम्स। इसने क्या नाम दिया एक्चुअली? तो इसने नाम दिया सेल। और सेल का मतलब क्या है? लिटिल रूम्स। उसने जो देखा उसने वही नाम रख दिया, ठीक है, लिटिल रूम्स। तो इसने ये सब देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने ये सब देखा। एक मिनट, लेट मी शॉर्टन दिस सो दैट वी गेट एडिशनल स्पेस। ये सब इसने देखा। एंड नेक्स्ट फिर उसके बाद लिविंग सेल को किसने देखा? ये वाला इंपॉर्टेंट है जानना। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल को देखा। कैसे देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल को देखा। ये अब हम पढ़ चुके हैं। कहाँ तक आ गए हम लोग? और रॉबर्ट हुक तक आ गए। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने कौन से देखा? बैक्टीरिया को देखा, रेड ब्लड सेल्स को देखा, ठीक है। किसको देखा उसने? व्हाट डिड ही सी? I mean, he saw cells obviously, cells in the sense bacteria, and red blood cell को देखा. Sorry, why to write this all red blood cell? Instead I can write RBC, no? Okay. नेक्स्ट और ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट का जो याद रखना है वो है रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन का याद रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा? न्यूक्लियस को देखा। ही सॉ द न्यूक्लियस, जो कि सेल के एकदम बीचों बीच में पाई जाती है, या फिर यूजुअली साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस। सो ये हो चुका। अब साइंटिस्ट का हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ी सेल के बारे में बात हो जाए। अब हम यहाँ पर थोड़ी सेल के बारे में बात कर लेते हैं। आई थिंक आई नीड टू चेंज द कलर। सो सेल, यहाँ पर एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात की गई है। तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल को शेप मिलती है, ठीक है। ये भी हम देख चुके हैं। सारा हो गया क्या? सेल के बीच में सेल इज सराउंडेड, तो देख लो यहाँ पे लेबल कर देते हैं, आसानी हो जाएगी। ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो बीच में होता है, एक्चुअली ये सेल है नहीं, बट आई एम यूजिंग दिस टू एक्सप्लेन यू। दिस इज द साइटोप्लाज्म, ओके। आई एम जस्ट यूजिंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि यहाँ पर और कोई सॉरी फोटो है ना यहाँ पे। दिस इज द सेल वॉल। जो अंदर की है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है हम लोग का? न्यूक्लियस।
किसने डिस्कवर किया इसे? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। ये हमारा है वैक्यूल। कम से कम इतनी बेसिक लेबलिंग आपको आनी चाहिए एज यू पीपल आर 12th पास आउट्स, नो। ये है गॉल्जी। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर, क्योंकि अब एग्ज़ाम के इस टाइम पर सारा कुछ एक्सप्लेन करना नॉट पॉसिबल, इसलिए इसका नाम ही है क्रैश कोर्स। दिस इज द एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप यू ऑल नो दिस, and this is the cytoplasm. Okay, and who observed ये एकदम cells जैसे लग रहे हैं ना, cell, little rooms. Okay, तो इतना कुछ हम लोगों ने यहाँ पर बात की है सेल के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ स्टोरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। आई एम जस्ट टेकिंग 4 टॉपिक्स टुडे सो दैट आप लोग पर कोई बर्डन ना हो एंड यू डोंट फील कि आज बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिए। स्टोरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिस आर वेरी माइन्यूट लिविंग थिंग्स। माइन्यूट मतलब बहुत छोटे लिविंग थिंग्स हैं, हम अपने डायरेक्टली आंखों से इन्हें देख नहीं सकते। वी कैन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कब देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक इन्वेंटेड, तो एंटनी वैन ल्यूवेनहुक लास्ट में पढ़ के आ चुके हैं। इसने क्या देखा? एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल्स को देखे, तो इसी ने एक्चुअली एक पावरफुल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप को डेवलप इन्वेंट किया। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन अवर सराउंडिंग। बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्रोटोजोआ में, एल्गे में, दीज आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये हर जगह मौजूद है। और मेजर ग्रुप्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के? बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एल्गे हैं, वायरसेस जो है ना, ये एक स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। क्यों है? क्योंकि ये ना लिविंग है ना ही नॉन लिविंग। तो आप बोलेंगे वो कैसे? क्योंकि ये जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाते हैं तो ये लिविंग जैसे ज़िंदा है वैसे बन जाते हैं। लेकिन ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के या किसी होस्ट के अंदर ना हो तो ये एकदम नॉन लिविंग की तरह एक्ट कर जाते हैं। तो इन्हें लिविंग बोलें या नॉन लिविंग बोलें, इट्स लाइक कन्फ्यूजिंग। यू गाइस प्लीज़ कमेंट एंड टेल कि आप इनको क्या बोलेंगे। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन दी होस्ट लिविंग सेल्स। वायरसेस बोला ना, वो एकदम लिविंग की तरह सिर्फ होस्ट के अंदर एक्ट करेंगे। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक डिस्कवर्ड स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कॉल्ड देम एज एनिमल्क्यूल्स। किसने? एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया और उसने क्या बोला? एनिमल्क्यूल्स बोला। लेटर दीज वर नेम्ड एज बैक्टीरिया। बाद में इसको क्या नेम दिया गया है? बैक्टीरिया। तो एनिमल्क्यूल्स, जिसको मॉडर्न में हम बैक्टीरिया बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट है। एयर में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, सॉइल में भी प्रेजेंट है। ओके, हर जगह मौजूद है। तो अब हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। एक मिनट, आई विल कम नाउ, जस्ट 5 minutes. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट है। सॉइल में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है और कहाँ? एयर में भी प्रेजेंट है। हम इनको अपनी आँखों से देख नहीं सकते। कांट सी विद द नेकेड आइज। नेकेड आइज से हम इन्हें देख नहीं सकते। हमें इनको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। With the help of microscope we can see them. So यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि माइक्रो और माइक्रोस्कोप सबसे पहले किसने, सबसे पहले नहीं हो सकते, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक invented a powerful single microscope. Okay, पावरफुल सिंगल माइक्रोस्कोप। और उसने वो लिविंग सेल्स देखे। व्हाट डिड ही सी?
He saw cells of bacteria, ये हम पढ़ चुके हैं ना, RBCs. He saw all this stuff. Actually, and he saw some moving. What did he see? He actually saw some moving or small minute moving organisms. Moving organisms, इस तरह के lines बहुत important होते हैं. This can be asked in the exams. Moving organisms. In moving organisms ने इसने क्या नाम दिया? Animalcules. And these animalcules are nothing but the bacteria. Okay, these are nothing but the bacteria. Modern एक्चुअली फर्स्टली इसको बैक्टीरिया को पहले ज़माने में एनिमलक्यूल्स बोला जाता था. ये भी हम देख चुके हैं, हर जगह प्रेजेंट है वो भी देख चुके हैं. बस एक ही चीज़ देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास मेजर ग्रुप्स में हम किसे किसे डाल सकते हैं. ठीक है, मेजर ग्रुप्स है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. बैक्टीरिया है, वायरस, प्रोटोजोवन, और एल्गे भी आएगा क्या? हाँ, फंजी एंड एल्गे एज वेल. तो वायरस के बारे में यहाँ पर स्पेशली बोला गया है कि वायरस एक्चुअली ये लोग क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है. ठीक है, इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोला जाता है. मतलब दे कंपल्सरी नीड अ होस्ट. कंपल्सरी नीड होस्ट यानी एक लिविंग मशीनरी, एक लिविंग इंसान, कुछ भी हो सकता है, इंसान, एनिमल, कुछ भी. तो इनको हम बोलेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. नथिंग बट दी कंपल्सरी दे नीड होस्ट. क्यों चाहिए? क्योंकि ये अपने आप को सिर्फ होस्ट के अंदर ही रेप्लिकेट कर पाएंगे. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में ये नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे लिविंग बॉडी में एंटर कर लिए ये लोग लिविंग बन जाएंगे. जैसे जिंदा थे वैसे हो जाएंगे. बाहर एटमॉस्फेयर में नॉन लिविंग. तो हम कंफ्यूज है कि इन्हें लिविंग बोले कि नॉन लिविंग बोले. सो यहाँ पर इसलिए कितनी अच्छी लाइन बोली गई है कि दे लाई बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग. ओके, दे लाई बिटवीन द लिविंग and the non-living. This is important about virus, जो कि बोला गया है. अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर. सॉरी, अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 है, मैंने देखा ही नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं. स्टोरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पर्स. वो हमें आप लोगों ने देखा होगा, हमें तो लेसन थे ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फोइस में. हमने फ्रेंड्स में सबसे पहले उनके यूजेस देखे, फोइस में वो क्या क्या बीमारियां कॉज करते हैं वो देखा. तो उसी का बस शॉर्ट ओवरव्यू है यहाँ पे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मदद भी करते हैं, हमें नुकसान भी पहुँचाते हैं. लैक्टोबैसिलस तो मदद करने वाला लैक्टोबैसिलस है. वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें विटामिन B12 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है. ओके, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन. हाँ, ये भी पता है, फर्मेंटेशन कराता है. ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करा देगा. And this is actually how alcohols that beverages are prepared. Antibiotics, these are produced by specific microorganisms. Antibiotic कौन specific microorganisms बनाते हैं, called the fungi which cures bacterial diseases. तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिटार्ड्स और किल्स the other microorganism, retards the growth or even kill the other microorganism present around it. उसी को बोलते हैं हम एंटीबायोटिक. तो ये एंटीबायोटिक यूजुअली फंजाई होते हैं और ये बैक्टीरियल आसपास जो बैक्टीरिया होते हैं या तो उनके ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगे या फिर उनको किल कर देंगे, इसलिए इनको एंटीबायोटिक्स बोला जाता है. एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है? एंटीबायोटिक्स इट्स मीन्स प्रो लाइफ इन द सेंस ऑफ द यूज़र जो इन्हें यूज़ कर रहा है. एंटी लाइफ ये किसके लिए है? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम अ फंजाई पेनिसिलियम नोटाटम. ये एक चांस डिस्कवरी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब
अब उनके कुछ काम कर रहे थे ऑन दी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, आई गेस, यस, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने एक अनवॉश्ड डिश, पेट्री डिश को रख दिया और वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक माउल्ड ग्रो है। माउल्ड यानी क्या? फंजाई ही है, ग्रुप ऑफ फंजाई ग्रो हो रहा है, उसको माउल्ड बोलेंगे। वो ग्रो हो रहा था और उसकी वजह से उनकी बैक्टीरिया का की जो ग्रोथ थी ना वो रिटार्ड हो रही थी। तो उन्होंने जब देखा, अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो उन्हें पता चला कि ये तो पेनिसिलिन है एंड इट्स एक्चुअली एंटीबायोटिक के फैक्टर्स बाद में फर्दर ऑब्जर्वेशंस करने पर पता चले। वी आर ऑफन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसीजेज बाय वैक्सीनेशन। हम डिसीजेज से अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। वैक्सीनेशन क्या है? प्री वैक्सीनेशन, इट्स एक्चुअली दिस वैक्सीन कंटेन्स डेड और दी वीकेंड फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो हमारे बॉडी में जब जाते हैं वो या तो डेड होते हैं या फिर इतने वीक होते हैं कि वो हमें बीमारी कॉज नहीं कर सकते। लेकिन जब उनको डाला जाता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार करना शुरू कर देती है और इससे वो वीक होते हैं तो उन्हें मार देती है ना, तो उतना डिसीज़ तो होता नहीं। लेकिन एक क्या हो जाता है कि हमारी इम्यून सिस्टम की सबसे ख़ास बात क्या है कि वो मेमोरी, इट हैज़ मेमोरी। तो इसके तो दोबारा लाइफ में हमें कभी भी वो डिसीज़ आएगी ना तो हमारे पास पहले से ही एंटीबॉडीज़ रेडी होंगे उनके लिए। This actually all this works on the memory. Okay, whenever disease causing microorganisms enter our body, the body produces some defenders to fight against them. इन्हीं को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़ बोला जाता है। The person who developed cowpox, which is a less serious disease, this is a developing immunity which prevents smallpox. तो एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि वैक्सीन को कैसे डेवलप किया गया, जिसको पहले काउपॉक्स हो गया था जो कि सीरियस उतना था नहीं, लेकिन उनके पास इम्यूनिटी थी स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी होती है और वो लोग एंटीबॉडीज़ बना कर रख लेते हैं, दोबारा आएगा तो वो लोग उन्हें डिसीज़ कॉज करने से पहले ही उन्हें मार देंगे, तो वो डिसीज़ तो होगी नहीं। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स फिक्सेस नाइट्रोजन, ये तो पता ही होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिसीजेज, दिस आर कॉल्ड एज पैथोजन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीजेज कॉज करते हैं मैंने क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं, हाँ, यहाँ तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पर फोए मतलब हमारे दुश्मन कैसे हैं वो देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिसीजेस, दिस आर कॉल्ड एज पैथोजन। सम इंसेक्ट्स एनिमल्स कैरी डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको बोलते हैं हम वेक्टर्स। जैसे मलेरिया का वेक्टर कौन है? मलेरिया का एडीज इजिप्टाई, द माइक्रो, उसी तरह एंड प्लाज्मोडियम फॉर दी फीमेल एनोफिलीज, उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोला जाता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया and vector for this disease is the female anopheles mosquito. You must remember this, okay? The microorganism which is the plasmodium, actually ये प्रोटोजोवन है, ये क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है और इसका वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिलीज मस्किटो। Pasteurization, it's a method of preserving milk in which it is heated to 70 degree to 15 to 70 डिग्री सेल्सियस तक हम इनको हीट करेंगे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, फिर सडनली इनको हम कूल कर देंगे और इस तरह हम स्टोर करेंगे। तो क्या होगा? माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी और इससे जो मिल्क है वो ख़राब नहीं होगा। दैट इज़ दी Pasteurization. Pasteurization was invented by Louis Pasteur to prevent microorganisms growth. जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो फूड स्पॉइल ही नहीं होगा। ओके, ठीक है। ओह सॉरी, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें 2 पार्ट्स देखे, लिख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग, एंड फोइस, ठीक है। फ्रेंड्स में हम लोगों ने बात की लैक्टोबैसिलस की। लैक्टोबैसिलस क्या करता था? कन्वर्ट्स milk into curd. Okay, it converts milk into curd first and second हम लोगों ने बात की वैक्सीनेशन, सॉरी एंटीबायोटिक्स की बात की ना, एंटीबायोटिक्स की बात की, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आई एम जस्ट राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। एंटीबायोटिक्स में हम लोगों ने ये यूजुअली हम लोगों ने देखा कि फंजाई होते हैं एंटीबायोटिक्स जो कि क्या करते हैं?
they retard the growth or even kill the बैक्टीरिया ओके। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने बात की किसकी, नेक्स्ट हम लोगों ने बात की एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन which was discovered by Alexander Fleming. ठीक है, must remember this is important. ओ ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, I think I need to keep this down. Now it's looking good. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया, आई मीन इट वॉज अ चांस डिस्कवरी। पेनिसिलिन इट्स एन एंटीबायोटिक, ये एक्चुअली क्या है, पेनिसिलियम नोटाटम, ये फंजाई से लिया गया है। पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है। फिर थर्ड क्या है हम लोगों के पास, वैक्सीन। वैक्सीन में वो स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स वाला केस देखना है, काउपॉक्स देख ही चुके होंगे ना, स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स वाला केस की सबसे, अगर किसी इंसान को ना यूजुअली पहले काउपॉक्स हो गया समझ, जो कि एक बहुत ही लेस सीरियस डिसीज़ है, तो उसके पास क्या हो जाता है ना, एक इम्यूनिटी से डेवलप हो जाती है, और अगर उसको वो स्मॉल पॉक्स हो गया तो वो उतना इफेक्ट नहीं होता, मतलब ही वोंट बी इफेक्टेड बाय दी स्मॉल पॉक्स अगर उसे पहले काउपॉक्स हो गया तो। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसके पास वैक्सीन्स ऑलरेडी बने हुए थे, एंड मतलब उसके पास क्या एंटीबॉडीज़ थे उसकी बॉडी में फाइट करने के लिए। तो वैक्सीन में क्या है एक्चुअली, वैक्सीन में हमारे पास एक्चुअली इट्स वीकेंड और किल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, ये है इसमें। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन कौन, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग। राइजोबियम क्या है, राइजोबियम इट्स अ बैक्टीरिया विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन को कहाँ सप्लाई करेगा, फिर ये प्लांट को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये लोग कैसे फ्रेंड्स है ना, हम लोग की कितनी हेल्प कर रहे हैं। एंड वी कांट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट वैक्सीन, जो कि इतने डेडली डिसीजेस को हम लोग फाइट कर रहे हैं, वो क्यों, वैक्सीन के हेल्प से कर रहे हैं। एंड दी प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यून सिस्टम विच एक्चुअली हैज़ दी मेमोरी। और हम लोगों ने फोइस में देखा कि यूजुअली ये डिसीजेस कॉज करते हैं, ठीक है, डिसीजेस, बहुत सारे डिसीजेस हमें कॉज करते हैं। और यहाँ पर डिसीजेस में क्या हो गया, सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाला मलेरिया वाला डिसीज़ आ गया ना। तो सबसे पहले जो डिसीज़ कॉज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, वी कॉल इट एज द पैथोजन। और ये जिस मोड, आई मीन हाउ, डिपेंडिंग ऑन द मोड हाउ इट्स ट्रैवलिंग, मीन जैसे ट्रैवलिंग तो नहीं बोल सकते, कि जो भी एक पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से ये फैल रहा है, हम तक आ रहा है, उसको हम बोलेंगे वेक्टर, ठीक है। ट्रांसमिशन के लिए वेक्टर्स बोलेंगे, जैसे प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोवन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसका वेक्टर कौन है, वेक्टर है इसका फीमेल अनोफिलीस मस्कीटो, ओके, फीमेल अनोफिलिस मस्कीटो हो गया। एंड पैस्चराइजेशन यहीं से देख लेते हैं ना, पैस्चराइजेशन विच वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर, वेट आई विल राइट हियर। Pasteurization, this was actually discovered by Louis Pasteur. इसमें हम क्या करते हैं, we preserve more sensibly store
वी स्टोर द मिल्क, हाउ? हम लोग पहले किसी तरह से बाउल में मिल्क ले लेते हैं एंड वी हीट इट एंड वी हीट दिस मिल्क टू 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकेंड्स के लिए। फिर हम इसको सडनली क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, सडनली वी कूल और स्टोर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इट विल नो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसकी वजह से हमारा जो मिल्क है वो स्पॉइल नहीं होगा। उसकी ग्रोथ नहीं होने की वजह से हमारे पास फूड हमारा स्पॉइल नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना ही है इसमें। दिस आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू कैन सी, जो कि यूजुअली मुझे बैक्टीरिया ही लग रहा है। इसके फ्लैजेला निकल रहा है, देखो फ्लैजेला। ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट इस सेशन की, फोर्थ, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आई वांट टू फिनिश दिस फास्टर। ओके, so reproduction in animals such as human beings, cows, dogs, which give birth to young ones, these are called as viviparous, जो कि डायरेक्टली एक यंग वन को बर्थ देते हैं। एक्चुअली these are called as viviparous। ठीक है, और जो एग देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस। तो क्या एनिमल्स सच एज हेन्स, फ्रॉग, लिजर्ड, एग्जाम्पल्स याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट फ्रॉम हियर cause all these are just important points. Hens, frog, lizard, butterfly, they lay eggs and these are called as oviparous animals. Viviparous animals have external ears, epidermal hairs on their skin. तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये viviparous है? तो viviparity पहचानने के लिए हमें देखना कि उसके पास external ears है, हाँ है। क्या उसके बॉडी पर हेयर है? हाँ है। दैट मीन्स इट्स अ विविपैरस। अगर नहीं है इसमें से कुछ भी तो वो हो जाएगा ओविपैरस। ओके, सो देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड asexual reproduction. The type of reproduction where fusion of gametes does not takes place, this is called as asexual reproduction. And asexual reproduction is common in microorganisms में, ये common है। यू एक दो बार रीड कर लो, बस उतना ही काफ़ी हो जाएगा। बर्डिंग, फिशन, ये सम कॉमन मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बर्ड ये एग्जांपल याद रखो कि बर्डिंग किस में होती है, हाइड्रा में होती है। बर्डिंग कैन बी सीन इन हाइड्रा, बाइनरी फिशन कैन बी सीन इन अमीबा। रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स which result in the fusion of male and female gamete, this is the sexual reproduction. Okay, and the reproductive organs of male consist of testes, sperm ducts and penis. The reproductive organs of female consist of ovaries, oviducts and uterus. The ovary produces female reproductive cells called the ovum and the testis produces male reproductive cell called the sperm. The fusion of ovum and sperm, this is the fertilization. Fertilized egg is called as the zygote. Fertilization that takes place outside of the female body, external fertilization. Which takes inside the female body, internal fertilization. Internal fertilization is observed in human beings and other animals such as hens, cows, dogs. Examples याद रखो, ठीक है? In fact, sometimes even the definition is also important. External fertilization is very common in aquatic animals जैसे fishes में, starfish में external common है. It's also seen in frogs. Due to fertilization, offsprings get some characters from their parents. हाँ, zygote divides repeatedly to develop into an embryo. Zygote से बना embryo. Embryo gets embedded in the wall of uterus. For further development, the stage of the embryo in which all the body parts are identical, these are called as fetus. The transformation of the larva into adult through drastic changes is called as metamorphosis. Apart from natural reproduction system nowadays, most sophisticated techniques of artificial reproductive techniques are also available. So we are done with the chapter. इसमें उतना ज़्यादा था नहीं, cause you people are 12 pass outs and I hope you all know this stuff, which are very much basic, right? So by this we have completed and I have just taken 4 topics today so that no burden, extra burden to be provided given, so that आपको ऐसा ना लगे कि हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें हो गई। सो मैंने बहुत ही बेसिक से चीज़ें लिए थे, छोटी थी और ये हम पहले से जानते थे। हमारे लिए तो एकदम लाइक तो एक रिविजन टाइप्स था ये। सो फॉलो मी इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड आपके एग्ज़ाम तक 8th, 9th, 10th के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स समझा दिए जाएंगे। एक्चुअली आई एम नॉट टेकिंग 6th, 7th एक्चुअली,
क्योंकि उसमें तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हो जाएंगी जो कि हमें ऑलरेडी, अगर एग्ज़ाम में लाइन भी आ जाएंगी ना तो हमें याद आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इतना ईजी सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी सारे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे बायो के सेक्शन से। अगर आपको पहले से पता है, जैसे अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, आपके सारे क्लासेस जैसे 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, अगर 11th 12th भी अच्छे से पढ़ ली होगी तो ये सब तो आपको बस एक बार रिविज़न करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर से ईजी से ईजी क्वेश्चंस ही आते हैं, हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। all you need is your basic knowledge which you have studied in your high school. That's it. So thank you and follow me. Thank you.